नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो कभी वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए थे और एक शिक्षक भी रह चुके हैं और टीचर ट्रेनर भी रह चुके हैं और एक समाज सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। तो इनके पास बहुत सारा अनुभव है और इनसे हम बातचीत करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इन वीडियो को शुरू करने से पहले आप ज़रूर इन्हें शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं नीतीश भारद्वाज, आपका मैं स्वागत करता हूं। दशरथ जी कैसे हैं? ठीक है अभी। दशरथ जी, आप एक शिक्षक भी रह चुके हैं, टीचर ट्रेनर भी रह चुके हैं और एक समाज सेवक भी रह चुके हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा कौन से रोल में आपको सीखने को मिला? देखिए, मेरा तो प्रारंभिक अवस्था में मैंने इससे पहले भी 1979 के बाद जब मैं ग्रेजुएशन किया, इसके बाद मैं शिक्षा की ओर हमेशा रहा और उस समय से मैं अध्यापन कार्य किया और कॉलेज में भी मैंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स दो सब्जेक्ट को पढ़ाया इंटर स्तरीय स्तर पर। और उसके बाद मैं हाई स्कूल में भी बहुत दिन तक क्लास लिया। तो पढ़ने के प्रति मुझे बहुत जिज्ञासा रही और कई ऐसे समाज सुधारक और राइटर्स की किताबों पढ़ा तो लगा कि एक समाज बदलने की ज़रूरत आज है। जो आज वर्तमान समाज है, उस समाज को हम एक बेहतर समाज में ले जाएं। लोगों से मुझे बहुत काफ़ी लेफ्टिस्ट जो राइटर्स वगैरह थे, मार्क्स था, लेनिन था, इन लोगों का जब अध्ययन मैंने किया तो बड़ी काफ़ी मुझे समाज के बदलने की प्रक्रिया में मैंने आगे बढ़ा। और इस दिशा में मैं व्यवहारिक तौर पर काफ़ी किसान मजदूर के आंदोलन को भी मैंने देखा और समाज में जो समस्याएं थी, वो समस्या खासकर किसानों की समस्याएं थी, सामंती व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ी काफ़ी एक सुधार के रूप में मैं लड़ाई लड़ा। तो मुझे लगा कि नहीं, ये समाज को बदलने की ज़रूरत आज है। तो समाज के बदलने के आपने टीचर के रूप में? हाँ, टीचर के रूप में मैंने जब मैं गया तो टीचर में मैंने देखा कि जो स्कूल की विधि व्यवस्था है, पहले बार जब मैं ज्वाइन किया मुझे लगा कि किस तरह का से बड़ा लगा, एक नया चीज़ लग रहा था कि हम जहाँ पर आए हुए हैं बच्चे अव्यवस्थित हैं, शिक्षा की जो स्थिति थी वो बेहतर नहीं बन पा रहा था। तो मैं पहले गया तो मैं डिवोटी हो गया कि बच्चे हमारे राष्ट्र के निर्माण कैसे करेंगे, कैसे होगा। तो मैंने काफ़ी अपने अंदर में वो चीज़ लाया कि मैं एक स्वाध्यायी बनूं और बच्चे को आगे बढ़ाएं। तो नए नए चीज़ों से उसको मैंने पढ़ाना शुरू किया और एक नया अनुभव बच्चों को दिया, बहुत काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ। शिक्षा में जब मैं गया तो टाइम का बहुत में डिसिप्लिन रहा और इवन यहाँ तक स्कूल में मैंने सीएल अपना नहीं लिया। सोने जो सीएल मिलता था उस सीएल को हमने लैप्स कर दिया। और यहाँ तक क्या कि कहने का मतलब है कि विषम परिस्थिति में भी नदी में पानी आया हुआ है, बाढ़ आ गई है, तो मैं उसको साइकिल को कंधे पर लेकर के पार करके मैं जाता था स्कूल। मेरा स्कूल का ये स्थिति था। और वहाँ पे जो मैं स्कूल में गया, वहाँ का बच्चा बगल में एक बगल स्कूल है अब जमदाहा स्कूल में, वहाँ मैं बच्चों को नवोदय में ले गया। वो हमारे स्कूल से बच्चे नवोदय में चला गया और फिर कम्पीट किया वो। और फिर यहाँ पर आया तो एक बच्चा मेरा साइंटिस्ट में वो कम्पीट कर गया। तो आप एक शिक्षक ट्रेनर भी रह चुके हैं? हाँ, मैं मास्टर ट्रेनर भी रहा। इसके बाद जो हमारी सलाहियत को देखा तो शिक्षा विभाग ने कहा कि नहीं, आप जैसे लोगों को तो शिक्षा में ट्रेनर में उन्होंने हमको दिया, जगह दिया। और मास्टर ट्रेनर में जब मैं गया तो करीब 4-5 प्रखंड के शिक्षकों को मैंने शिक्षा को कैसे आपको पढ़ाना, शिक्षा का मीनिंग मैंने बताया कि शिक्षा का मतलब पढ़ाना नहीं है, शिक्षा का मतलब है सीखना, सिखाना, लर्निंग इज़ द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लाइफ। मैंने शिक्षकों में ये कॉन्सेप्ट दिया तो शिक्षक लोग काफ़ी प्रभावित हुआ। और शिक्षक को मैंने कहा कि जीवन में जो शिक्षक आप हैं तो आप में पूर्ण नहीं है, आप स्वाध्यायी बनिए। पहले पढ़ाने से पहले अपना पाठ्यक्रम तैयार कीजिए और स्वाध्यायी बनिए ताकि आप बच्चों को एक बेहतर फीडबैक दे सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार कभी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे रहा करता था, हज़ारों साल पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन अब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। तो ऐसी क्या कमियां आपको टीचर में दिखती है? जी हाँ, इसकी कमियां मुझे यह देखने को मिल रहा है कि एक शिक्षक को स्वतंत्र रूप में जिस डिपार्टमेंट में है उसके विभाग में उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी कि आपको पढ़ना है, पढ़ाना है, सीखना है, सिखाना है। लेकिन सरकार ने शिक्षकों पर इतना दबाव दिया है, जो काम गैर शैक्षणिक काम है उससे ज़्यादा शिक्षकों से लिया जाता है, जिसके अंदर उसकी जो सलाहियत है, उसकी जो दक्षता है वो नहीं मिल पाता है, उसके अंदर स्किलनेस पैदा नहीं होता है। जो हमारे बच्चे होते हैं जी, वो शिक्षा दो प्रकार से पाते हैं, एक तो माँ बाप से पाते हैं, दूसरी उसकी शिक्षा स्कूलों में होती है। जी।
और कहीं ना कहीं तीसरी शिक्षा जो मैं मानता हूँ उन्हें समाज से ही मिलती है। समाज कैसा तैयार हो रहा है हमारे आसपास, उससे भी मिलती है। तो आजकल देखा गया है कि ऐसे न्यूज़ में भी देखने को मिलता है कि जो युवाएं हैं वो सामाजिक चेतना उसमें कमी होती है। तो इसके लिए जिम्मेदार आप किन्हें मानते हैं, माता पिता को, शिक्षक को, या फिर हमारे जो परिवेश है जिन्हें नेता हम मानते हैं कि नेता परिवेश को तैयार, जो आपका लीडर होता है वो आपकी समाज को एक दिशा देता है। तो जो समाज की दिशा है अभी जिस दिशा में हमारी समाज चल रही है, जिसमें सामाजिक चेतना की कमी दिखती है, क्या लगता है इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, नेता को, शिक्षक को या माता पिता को? शिक्षा के 4 स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ है माता पिता, दूसरा स्तंभ है शिक्षक, तीसरा है सरकार और चौथा स्तंभ है शिक्षार्थी। तो माता पिता, शिक्षार्थी, शिक्षक और सरकार, ये 4 स्तंभ है शिक्षा। तो मैंने देखा इसमें क्या कि जैसे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, हम शिक्षकों को ये दिया था कि आप ऐसा मत समझें कि वो बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं। तकरीबन जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो 250 शब्दों को लेकर के वो आते हैं, 250 शब्द उसके अंदर में है और वो लेकर के आते हैं। शिक्षक को क्या करना है, उसको फैसिलिटेट करना नहीं, उसको फैसिलिटेट करना है। यू आर लाइक द फैसिलिटेटर, उसको सुगमता के रास्ते से ले जाइए। बच्चा एक ऐसा चीज़ है कि उसमें आप जो भी चाहेंगे वो भर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि शिक्षार्थी, शिक्षक, सरकार और माता पिता, इसमें सभी के सभी जिम्मेवार हैं। मैं किसी एक व्यक्ति को जिम्मेवार नहीं देता हूँ, अधिक से अधिक शिक्षक भी इसके लिए जिम्मेवार है कि जब वो जाएँ तो उनके अंदर यह भाव हो कि ये बच्चे हमारे हैं और उन बच्चे में एक मार्गदर्शन ऐसा दें कि ताकि मार्गदर्शन में बच्चे सीखते हैं शिक्षक, तो वो चीज़ों को आप दें ताकि बच्चे सुगमता से वो सीख पाएँ और बच्चे को अपना समझ करके आप उसको शिक्षा दें। नेता को कितना जिम्मेदार मानते हैं? हाँ, नेता को मैं इसलिए जिम्मेदार मानता हूँ कि ये सरकारी स्कूल जो है वो सारे चीज़ जैसे कि टूल्स जो है वो सरकार देती है। स्कूल का जो मैनेजमेंट करती है, स्कूल में जो प्रबंधन होता है वो शिक्षक करते हैं, लेकिन स्कूल का निर्माण कौन करेंगे, उसके पैसे कौन देंगे, वो सारी सरकार उसकी जवाबदेही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूँ, शिक्षा जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है, जो शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी बनाती है, वो सरकार बनाती है। तो अभी मैं बहुत कमियां देखा सरकार में भी कि 1964 में जब कोठारी कमीशन बना था, एजुकेशन में यशपाल कमेटियां बनी थी, तो उसने बहुत काफ़ी सुझाव दिया था सरकार को, लेकिन सरकार ने दिया था गणित विज्ञान की ओर हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सरकार ने उस दिन से काफ़ी नेग्लिजेंसी बरता कि एजुकेशन पॉलिसी सही जगह पर नहीं आ पाया। यही कारण भी है कि हमारे बच्चे लोग या तो वो आगे नहीं बढ़ पाए और आगे वो नहीं दिशा को ले पाए हैं। ये सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। एक बात यहाँ पर अक्सर सुनने को मिलता है बिहार के बारे में कि बिहार का बच्चा नेतागिरी करता है। तो आप नेता किन्हें मानते हैं? जो टोपी पहनता है, खादी कपड़े पहनते हैं, लंबे लंबे भाषण देता है, या फिर कौन? आप देखिए, नेता तो एक परिवार में जो किसान है वो भी अपने परिवार का नेता है। छात्र भी अगर पढ़ रहा है तो वो भी एक अपने आप नेता। नेता का अर्थ जो लोग लगाते हैं, और मैं अपने चीज़ों से आपको अवगत करना चाहता हूँ, मेरा अपना मानना ओपिनियन है कि नेता का मतलब केवल खादीधारी कुर्ता वाला नेता नहीं है। जो व्यक्ति जिस जगह पर है, जो नेतृत्व करता है, जो समाज को दिशा देता है, वो समाज को आगे भी करता है, वो इलेक्टेड नहीं भी है तब वो लीडर है। तो एक घर का जो मुखिया है वो भी नेता है? जी हाँ, वो लीडर है, वो भी लीडर, क्योंकि वो मैनेजमेंट करता है, घर को चलाता है और हर चीज़ों से वो आगे उसको ले जाता है। बच्चों में भी लीडरशिप को पैदा करना है। शिक्षक स्वयं एक लीडरशिप है, नेतृत्व जो इसकी जो मीन संकीर्णता को देखता है। नेता का मतलब केवल चुनाव नहीं है, नेता का मतलब है कि एक शिक्षक भी नेता है। वो लीडरशिप करता है, नेतृत्व करता है और उस समुदाय को उस दिशा में ले जाता है जहां उसका एम एंड लक्ष्य होता है। वो लीडरशिप है, वो नेता है। कोई भी एक व्यक्ति नेता है, समाज का एक माता पिता भी नेता के रूप में काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए वो नेता है। लेकिन इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नेता कैसा नेता होना चाहिए? इलेक्शन के व्यू से एक ऐसा चुनाव में जो अभी जो चुनाव की प्रक्रियाएं है, नेता का मतलब होता है जनता का सेवक, जनता का प्रतिनिधित्व करना। जा करके जहाँ भी आप, नेता का मतलब यह हो गया कि आप पार्लियामेंट में जा रहे हैं, विधानमंडल में जा रहे हैं, तो विधानसभा में जो आपके विधानसभा के एरिया में जो प्रॉब्लम्स है, किसानों को प्रॉब्लम्स है, शिक्षा का प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम्स है, सामाजिक परेशानियां हैं लोगों को, तो उसको आप वहां आवाज़ उठाएं सही दिशा में। और जो डिमांड है जनता की, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि,
ये 3 चीज़ जो स्तंभ बनता है देश को ले जाने के लिए, इन तीनों चीज़ों में आपको आवाज़ उठाना चाहिए और बेहतर दिशा में क्षेत्र में आपका प्रयोग करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, आपने ये बात किया कि जनता की ज़रूरतें हैं, तो पहले ऐसा कहा जाता था जनता की ज़रूरतें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान माना जाता था। क्या आपको लगता है अभी भी हमारी जो ज़रूरतें हैं, यानी जनता की जो ज़रूरतें हैं, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक सीमित है, या फिर नए युग के हिसाब से नई नई समस्याएं भी आ चुकी है जिन्हें हमें समाधान करना है? और जो लगता है जो हमारे नेता हैं, जो तथाकथित जो अपने आप को नेता कहते हैं, वो शायद जनता की समस्या को अभी समझ नहीं पा रहे, उन्हें लगता है रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित है। कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और भोजन वस्त्र तो मनुष्य की पहली आवश्यकता है, 3 आवश्यकताएं हैं, लेकिन मनुष्य केवल रोटी खाने के लिए जिंदा नहीं आया है, उसके साथ शिक्षा और स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है और सामाजिक चेतना का भी विकास होना है, संस्कृति उसके साथ जुड़ी हुई है। सैकड़ों वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले जब मानव आदिम अवस्था में रहता था, तो वो अवस्था से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। आज हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, आज कंप्यूटर एज में जी रहे हैं, आज तकनीक एज में जी रहे हैं, आज प्रौद्योगिकी युग में जी रहे हैं। तो हमारी आवश्यकताएँ बढ़ी है और उस अनुरूप हमें शिक्षा भी देने की ज़रूरत है। उस अनुरूप हमें बच्चों को, शिक्षकों को और शिक्षार्थियों को, माता पिता को उस ओर में आगू जागरूक करने की भी ज़रूरत है। अभी भारत की जनसंख्या दुनिया में नंबर 1 है, जिसमें बिहार की जनसंख्या तो है ही। ऐसे माना जाता है और देखा भी गया है कि बिहार के लोग भारत के अन्य जगह पर काम करते हैं। इसका मतलब है कि बिहार में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, वो हर कार्य करने में सक्षम है। यहाँ पे पढ़ने वाले भी उतनी संख्या में है और मजदूर भी उतनी संख्या में है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार के युवाओं को जो ज़रूरत है वो बिहार में नहीं मिल पा रही है या फिर मिल पा रही है? देखिए, लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन की ज़रूरत है, खास करके पूरे देश की बात बोलता हूँ, बिहार की भी बात बोलता हूँ। लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन का मतलब यह होता है कि अगर लड़के पढ़ रहे हैं विद्यालय से लेकर के यूनिवर्सिटी तक में, तो उनका जीवन एडजस्ट हो जाना चाहिए। जिस प्रकार की चाइना में है, चाइना में 10 ग्राम है, वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं तो वो सारे दुनिया में जितने खिलौना बन रहा है 1/6 भाग, यानी जो खिलौना भारत में बनता है 6 रुपये में, वो चाइना का खिलौना मिलता है 1 रुपये। तो वो खिलौना बना करके, वो सारी चीज़ बना करके बच्चे, उसके अकाउंट है, उसके पैसे खाते में जाते हैं, माता पिता को उसमें कोई आवश्यकता नहीं। और वो सारे वो MA वो उच्च एजुकेशन प्राप्त करने के बाद वहाँ बेरोजगारी नहीं है, वो पहले से ही इकोनॉमिक में डेवलप कर जाता है। लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन का मतलब यह हो गया कि जैसे मान लीजिए कि बिहार की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो बिहार में पठारी भाग है, जंगली भाग है, कृषि भाग है, इसको हमें औद्योगिक रूप में ले जाना चाहिए और यहाँ के छात्रों को उस ओर कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे जंगल है तो जंगल में बांस है या उसका फल है, तो उसका भी उपयोग करके हम बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी उसको हम इंडस्ट्रियल क्षेत्र भी बना सकते हैं। ये चीज़ है बिहार में जिसका कि हम अभाव पा रहे हैं, बच्चे उस अनुरूप नहीं ढल पा रहे हैं। और सबसे इसका बड़ी कारण क्या है? शिक्षा का जो पाठ्यक्रम बना, जो पॉलिसी नीतियाँ बनाई गई है, वो ग्रामीण बेस की शिक्षा नहीं है। शिक्षा नीति जो बनाई जाती है, NCERT की शिक्षा नीति जो है पटना में या कहीं पर वहीं बैठ करके वहाँ से बनाया जाता है, उसने गांव खेत खलिहान को देखा नहीं है कि जिस परिवेश में वो जाएगा, उस परिवेश में वहाँ पर किस परिवेश को उसमें डालें ताकि उस बच्चे उस अनुरूप वहाँ बने। उस चीज़ों का अभाव है। शिक्षा नीति का बहुत बड़ा दोष है भारत में। जी, शिक्षा नीति में दोष है। तो हमारे युवा जो संसाधन, बहुमूल्य संसाधन माने जाते हैं, जो आपको काम में हो या इलेक्शन में हो, हर जगह वो आगे होते हैं। तो अगर युवाओं को सही दिशा मिले तो वो किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए वो कल्याणकारी होती है। अगर युवा को सही दिशा ना मिले तो वो एक तरह से भस्मासुर के रूप में काम करता है, यानी कि वो आपके लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। अगर रोज़गार उसे नहीं मिलेगा तो वो गलत दिशा में जा सकती है। तो अगर आपको मौका मिले, अगर आप एक नेता के रूप में चुने जाते हैं या चुने गए कभी भविष्य में, तो आप युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? चूँकि भारत युवाओं का देश है और छात्र हमारे राष्ट्र शक्ति हैं, तो सबसे पहली बात है कि हम बिहार में पलायन रोकने के लिए एक ऐसा सारा चीज़ बनेगा, एक इंडस्ट्री बनेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आज जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो निजीकरण हो रहा है, सरकार का 2 प्लानिंग होता है कि पहला है कि हम पब्लिक सेक्टर को इतना मजबूत कर दें ताकि हमारे राज्य का लोग बाहर नहीं जा सके, हमारे स्टूडेंट जो बाहर जाते हैं वो नहीं जाना चाहिए। दुर्भाग्य अभी तक हमारे देश का यह रहा है, हमारे बिहार राज्य का भी रहा है कि यहाँ पर नामी ग्रामी यूनिवर्सिटियाँ नहीं है। बिहार में नामी ग्रामी यूनिवर्सिटियाँ नहीं है। पूरे देश में अगर माना जाएगा तो 7 यूनिवर्सिटी नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है। तो बिहार में तो यूनिवर्सिटी है ही नहीं बढ़िया यूनिवर्सिटी। अच्छे शिक्षा के लिए लोग कहाँ हैं? हमारे बिहार के लोग यूक्रेन जाते हैं,
क्यों जाते हैं? वहाँ एक सस्ती शिक्षा है, सारी चीज़ें हैं। और हमारे बिहार का नहीं, हमारे देश का भी अगर लड़का बच्चा है वो कहाँ अमेरिका में जाते हैं। अबाउट 13-14 लाख स्टूडेंट अमेरिका में पढ़ता है। तो ये बिहार में अगर सरकार यहाँ अगर चाहे तो बेहतर यूनिवर्सिटी खोल सकता है, बेहतर विश्वविद्यालय खोल सकता है। और यहाँ पर प्रौद्योगिकी की पढ़ाई होगी, हर क्षेत्र की पढ़ाई होगी, कृषि क्षेत्र की पढ़ाई अलग होगी, वनों की जो चीज़ें हैं उसको कैसे पढ़ाई होगी, पर्यावरण की पढ़ाई बेहतर दिशा में ले जाना है। तो वो सारी चीज़ों के मैंने क्या कहते हैं उसके लिए विश्वविद्यालय खुलना चाहिए। आज तो यहाँ पर ये चीज़ों का अभाव है और इससे क्या होगा, पलायन भी रुकेगा और हमारे देश का जो छात्र नौजवान युवा लोग हैं उसको रोज़गार मिलेगा, सेटलमेंट होगा और हमारा बिहार में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वो बहुत समृद्ध हो पाएगा। आप अगर नेता के रूप में चुने जाते हैं तो आपने कुछ क्या कर सकते हैं आप, एक अगर संक्षिप्त में बोलें तो छोटा मेरा ये काम है कि नेता के रूप में मैं अगर बन जाता हूँ तो सबसे पहले क्या है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी एक बदलाव होना चाहिए। जिस परिवेश से हमारे लड़के आते हैं, जैसे मान लिया जाए कि बाढ़ के इलाके के बच्चे लड़के लोग हैं, वहाँ पर क्या ज़रूरत उनको पड़ेगा। पठारी भाग के अगर लड़के आए तो वो क्या पड़ेगा, मैदानी भाग के लड़के हैं तो उसको किस चीज़ में एडजस्ट करना है। सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि जैसे कि रसिया की मैं बात करूँ तो रसिया में जो बच्चे पैदा होते हैं उसकी IQ को लिया जाता है, IQ के आधार पर उसका एडमिशन होता है। हमारे यहाँ क्या है कि जो बच्चे पास हैं, जो बच्चे फेल हैं, जो बच्चे बहुत स्टूड अच्छा कर रहा है तो वो बच्चे सब बच्चे एक साथ पढ़ लेते हैं, एक साथ क्लास में रहता है। ऐसा नहीं है वहाँ। हमारे यहाँ वो होना चाहिए, हम करेंगे कि कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग डिपार्टमेंट फैकल्टी में आएगा, उसको IQ जांच करके अगर मान लीजिए को कलाकार में जाना चाहता है, साहित्य में जाना चाहता है या किसी क्षेत्र में रहना चाहता है तो उसका पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक क्लास उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, ये उसका होगा। और मेरा पहला जो काम है कि जनता में किसानों को रोजी रोटी मिलनी चाहिए, किसानों को एक बेहतर शिक्षा बच्चे उसके पढ़ें, इसलिए एक बेहतर स्कूल, बेहतर शिक्षक, बेहतर मैनेजमेंट में करूँगा। आप बिहार के बेलर प्रखंड के निवासी हैं तो ये क्षेत्र आप घूम रहे हैं, आपको इस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं दिखती हैं? इस क्षेत्र में हमारे पास पहली समस्या जो आई है वो कृषि क्षेत्र में सिंचाई की समस्या आई है। आज भी हमारे किसान लोगों का खेती के बारे में पटवन जो नहीं हो पाता है। हमारा इतना बड़ा इलाका है तो नहर के क्षेत्र में थोड़ा सिंचित हो पाता है और नहर से बाउट साइड में जो प्रकृति पर निर्भर है वहाँ लोग ट्यूब से खेती करते हैं। बहुत सा ज़मीन जो है उर्वरक जो ज़मीन है वो अनुर्वरक बना हुआ है। तो मैं पहले सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था की बात करूँगा। ऐसा होगा तो लिफ्ट इरीगेशन लगा दूँगा, ऐसा होगा सरकारी स्टेट बोरिंग होगा ताकि 10 एकड़ 25 एकड़ 50 एकड़ ज़मीन में किसानों की होगा। और यूरिया खाद DAP खाद जो उपयोग कराते हैं लोग, करते हैं लोग, उसको जो है जिस मूल्य पर है वो उसको उपलब्ध कराएंगे, समय पर सिंचाई, समय पर खाद, वही व्यवस्था। आगामी चुनाव में इलेक्शन में खड़े होने की सोच रहे हैं? हाँ, मैं अभी तक जो वर्तमान व्यवस्था है जब मैंने देखा तो लगा कि नहीं, विधानसभा में आवाज़ उठाने के लिए ज़रूरी है, एक बेहतर प्रतिनिधि की ज़रूरत है। क्योंकि अभी चूँकि मैं वर्षों से मैं देख रहा हूँ यहाँ से MLA और विधायक, MLA और MP जो भी जीत के गए हैं इस क्षेत्र को, आज तक चूँकि जनता के बीच में जब गया तो काफ़ी बातें मुझे सुनने को मिली कि नेता लोग तो आते हैं, बहुत सारे वायदे करते हैं और फिर जीत के जाते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं, कभी देखने तक नहीं आते हैं। MLA MP के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिला हमको। और जब मैं गया तो मैंने देखा तो पहले मैंने गांव-गांव का सर्वे किया, 338 बूथ का मैंने सर्वे किया। तो सर्वे में मैंने पाया कि आज़ादी के बाद से तो बहुत से गाँव में रोड नहीं बना हुआ है। मैं गया था फुलीडो प्रखंड में भी तो वहाँ देखा छपरियाडी एक दलित इलाका है, वहाँ तो रोड नहीं है, कच्ची रोड है। अभी मैं खसिया गया था तो वहाँ भी देखा कि कच्ची रोड है। टोना पाथर में गया तो वहाँ कच्ची रोड है, बगल में पानी पड़ने के बाद बड़ी परेशानी से लोग जाते हैं। तो चांदन में मैंने जब गया तो वहाँ भी देखा कि सिंचाई की बहुत बड़ा प्रॉब्लम से है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मुझे लगा कि नहीं, और मैंने एक चीज़ देखा कि समाज में यदि पढ़े लिखे लोग और अगर शिक्षित लोग और बेहतर कर्मठ सामाजिक सेवा के लोग अगर नहीं जाते हैं विधानसभा में तो ये समस्या बनी रहेगी। और जनता को एक ताकत चाहिए, एक लोक कल्याणकारी चीज़ों में उसको ले जाना है। तो सरकार में जाने के लिए मैंने मन बनाया कि नहीं, वहाँ जाने से हमें आर्थिक और सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। इसलिए मैंने चुनाव के लिए अपने को घोषित किया। चुनाव से एक अलग क्वेश्चन है, आप शिक्षित किसे मानते हैं? शिक्षित आप किन्हें मानते हैं? आप देखिए, शिक्षित का मतलब ये होता है, ऐसा है, पढ़ने से अच्छा है अध्ययन करना, अध्ययन से अच्छा है चिंतन करना और सबसे अच्छा है उसको अमल करना।
तो मैं इसको मानता हूँ कि शिक्षित का मतलब केवल किताब कॉपी से पढ़ लेने से, किताबी नॉलेज से लोग शिक्षित नहीं होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अगर विश्वविद्यालय है तो समाज है, सोसाइटी है। सोसाइटी इज़ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। संसार में समाज से बड़ा कोई विश्वविद्यालय नहीं है, और आज तक इस विश्वविद्यालय से लोगों ने बहुत कुछ सीखने की कोशिश नहीं किया है। प्रकृति हमारा बहुत बड़ा शिक्षक है, बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं मार्गदर्शक है। अगर हम उसको अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ से हमको आप आता है। कहना चाह रहे हैं कि जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, सिर्फ उन्हीं को हम शिक्षित नहीं मान सकते। जिनके पास डिग्रियां नहीं भी हैं, जो समाज को समझता है कि समाज की समस्याएं क्या है, तो उन्हें हम शिक्षित मान सकते हैं उसको। चलिए, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? पहला तो ये है कि मैं जब जनता के बीच में जा रहा हूँ तो उनकी समस्याएं मुझे मुखातिब कर रहा है कि ये बर्निंग इशू है। शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में भी मुझे अफसोस हुआ कि स्कूल तो बहुत सारे बना दिए गए हैं। अब मैं बहजोरा की बात करता हूँ। बहजोरा में तकरीबन 500-600 स्टूडेंट हैं, लेकिन मात्र 4 शिक्षक हैं। तो 4 शिक्षकों में देखते हैं वो कितनी पढ़ाई कर, तो कुछ विभागीय कार्यवाही से चला जाता है शिक्षक, तो वो चीज़ें हैं। और कहीं छुट्टी भी हो गई तो 2 टीचर है, 1 टीचर पर विद्यालय चल सकता है। तो मल्टी क्लासेस अगर होगा तो, लेकिन फ़ायदा उतना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें अगर होगा तो स्टूडेंट 30/1 30 विद्यार्थी के ऊपर 1 शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इसके बारे में सोचता हूँ, ताकि बच्चे में एक अच्छा जो है उसको फीडबैक मिले, अच्छी एजुकेशन मिले उसको, और बच्चा समझ पाए कि मैं कुछ सीख करके आया हूँ, और वो बच्चे को वहाँ से बन सकता है। ये मेरा लक्ष्य रहा है, और ये उद्देश्य को लेकर के दूसरी जो महत्वपूर्ण है, शिक्षा के साथ स्वास्थ्य में सोच सकते हैं कि बेलर विधानसभा की आबादी लगभग पॉपुलेशन अबाउट 12 लाख से ऊपर है, पॉपुलेशन है खाली। तो पॉपुलेशन जो है, वो पॉपुलेशन में हम देखते क्या है कि बेलर में आज भी एक डिग्री कॉलेज नहीं है। पढ़ेंगी, अब यहाँ से अगर पास करके जाती है तो उसको अदर जाना पड़ता है, 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो ये होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह मैं बोलना चाह रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में, कि यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कि यहाँ पर बेलर अस्पताल में अभी मैं देखता हूँ साधारण से साधारण पेशेंट भी जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है, और वो बगल के अस्पताल में जहाँ पर निजी क्लिनिक है वहाँ पर उसका इलाज होता है। इसलिए मैंने इस चीज़ों को रखा भी है कि यहाँ महिला प्रसव एक बेहतर योग्य डॉक्टर होनी चाहिए, और यहाँ पर MD MS डॉक्टर आते हैं तो बाहर वो नहीं जाएंगे। स्वास्थ्य भी मनुष्य का जीवन का दूसरा रूप है, तो उसको भी मैं चाह रहा हूँ कि ये पर यहाँ पर। आपने बताया कि आपका प्लान है आगामी विधानसभा इलेक्शन में खड़ा होने का, तो किसी आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ रहे हैं या फिर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में सोच रहे हैं? देखिए, अभी तक जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, जिसका मैंने अध्ययन किया कि अभी खास करके जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, अब वो खरीद फरोख्त टिकट बेचती है, टिकट खरीदा जाता है, और आमून जो भी होता है कि वो कहीं दूसरी जगह का आदमी को खड़ा कर देता है। तो इससे होता क्या है कि समाज को सेवा नहीं मिल पाती है बढ़िया से। और मेरा जो उद्देश्य अभी रहा है कि मैं उस लायक अभी सक्षम नहीं हूँ कि 1 लाख 2 लाख 10-20 लाख में मैं टिकट खरीदूँ। इसलिए मैंने इंडिपेंडेंट बनाया हूँ कि जनता अगर मुझे अपनी ही टिकट दे, जनता ही अपनी मत से मुझे दे, तो वही मेरा टिकट काम करेगा। जनता चेहरा के रूप में मैं उसके बाद प्रोजेक्ट किया हूँ, और जनता ने भी इस चीज़ों की स्वीकृति दी है कि मैं चेहरा पर वोट करूंगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी पर ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा अभी तक जो बना हुआ है, मैं निर्दलीय से ही खड़ा होने की संभावना है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में चुनाव बहुत ही महंगा हो गया है, तो अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से खड़े होते हैं तो वो आपको फंडिंग करते हैं, कुछ पैसे देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि ये चुनाव अब किसी पार्टी से के जुड़े बिना लड़ना है तो आपके लिए बहुत खर्चीला होने वाला है? हाँ, ये बात तो सच है। भी जो वर्तमान परिस्थितियाँ मैं देख रहा हूँ कि एजुकेशन चुनाव जो है अभी वो पैसे पर ज़्यादा है, और लोगों के से आवाज़ भी आती है कि अभी तो चुनाव में पैसे खर्च होंगे तो आपके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन मैं 2 चीज़ को मानता हूँ। पहला चीज़ मानता हूँ कि आज के चुनाव में 2 चीज़ है, मनी पावर एंड मैन पावर है। तो मैन पावर बहुत फास्ट चीज़ है, और मैन पावर मेरे साथ हैं, और ख़ास करके आम मजदूर किसान लोग हैं, बुद्धिजीवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उसका मुझे लगता है कि रिटर्न मिल पाएगा। और जहाँ तक पैसे की बात है तो बात सही है कि लग रहा है, लेकिन जनता ने मुझे एक भरोसा भी दिया है कि आपसे किसी प्रकार का मैं डिमांड नहीं करूँगा, और जो साधारण चीज़ें हैं तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक फंडिंग की बात है
तो अभी कुछ नई पार्टियां हैं। मैं तो आरजेडी जदयू के में तो मुझे संभावना नहीं है, उसमें मुझे जाने की आवश्यकता भी महसूस नहीं हो रही है। लेकिन अभी नई पार्टियां आई हुई हैं, कई लोगों का कहना भी है कि कोई पार्टी से आप आइए। तो मैं देख रहा हूं कि जनसुराज जैसे है पार्टियां हैं तो थोड़ा वो साफ़ सुथरा दिख रहा है और ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं कोशिश में हूँ, अगर कोई अच्छे पार्टी मिल जाए तो करेंगे, नहीं तो अदर निर्दलीय तो मैं तो अपना पहले से मेरा प्रोजेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मौका मिले किसी पार्टी से जुड़ने का जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। लेकिन बिहार में एक बातें और कही जाती है कि यहाँ पर जाति आधारित राजनीतिक बहुत ज़्यादा होती है। जाति आधारित राजनीतिक अगर आप नहीं करते तब चुनाव नहीं जीत पाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो क्या आप भी चुनाव जीतने के लिए जाति आधारित राजनीतिक करेंगे? जी, जैसे अभी तो वर्तमान हमारी देश की जनता, हमारे समाज के लोग या हमारे बिहार राज्य में तो खास करके भारत, उत्तरी भारत में कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है। चुनाव एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कास्टिज्म का। तो लेकिन मैं बहुत प्रेरित हुआ कर्पूरी ठाकुर से कि कर्पूरी ठाकुर की जातियाँ तो नहीं थी, तो उस समय उन्होंने चुनाव जीता। और आज के समय का मैं थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन मैं इतना बात को मानता हूँ, मैं कास्टिज्म पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं क्लास पर विश्वास करता हूँ। और क्लास जो है सबसे बड़ा मेन फैक्टर है, वो है शोषित वर्ग है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो हमारा सबसे बड़ा वाइटल फैक्टर है। और मैं उस पर ही चुनाव को केंद्रित प्रतिनिधि के रूप में आप जातिवाद पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जनता, जहाँ तक मैं बेलहर विधानसभा की बात करूं, तो वो यादव के नाम पर वोट दे देते हैं। चाहे वो यादव में कोई गुण हो ना हो, वो बेलहर विधानसभा की सेवा के लायक हो ना भी हो, फिर भी वो यादव के नाम पर वोट देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर यादव कैंडिडेट ही जीते हुए इस क्षेत्र में। तो आप जातिवाद नहीं हो सकते हैं, लेकिन जनता तो जातिवाद होती है। ये बात तो आपका कहना सही है कि मैंने पहले ही बोला कि जब खास करके बिहार और यूपी की अगर बात करें तो बिहार में अभी कास्टिज्म की बातें हैं और जनता उतनी शिक्षित नहीं है। लेकिन मैं देखा कि पिछले कई इलेक्शनों में ऐसा हो रहा है कि वो जातियां का ध्रुवीकरण भी हो रहा है। और वो देख भी रहा है कि अगर हमारे जाति के लोग हैं तो अगर वो हमारे लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो उसके वोट्स हमारे पक्ष में हैं। मैं ज़्यादा पर भी भरोसा किया हूँ कि उनके भी मुझे कुछ वोट हैं। और ख़ास करके जो मेरा कैडर वोट वगैरह हैं वो हमारे सभी जातियों से वोट हमें हैं और वो हमें इसको ध्रुवीकरण कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कास्टिज्म को भी मैं तोड़ूंगा और एक नया प्रयोग करूंगा भी। ऐसा हो संभव तो ज़्यादा अच्छा रहे। प्रश्न यहाँ पर यह है कि बहुत सारे लोग जिनसे आप मिलते हैं वो तो प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि हम वोट आप ही को देंगे, आप ही को देंगे, लेकिन लास्ट में रातों रात वो बिक जाते हैं शराब के नाम पर, मुर्गा के नाम पर या पैसे के नाम पर, वो वोट किसी और को दे देते हैं। इसको आप कैसे टैकल करेंगे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है अभी के वर्तमान समय में। खास करके जिस प्रकार से अभी पॉलिटिकल पार्टियां इसके लिए जिम्मेवार हैं और वो पार्टियां जिस प्रकार से अभी धन बल जन लगा करके वो वोट को जो लेना चाहती है, तो मैं इसके लिए जनता के बीच में जा करके इस बातों को रख रहा हूं। और जनता ने इस चीज़ों को भी एक्सेप्ट किया है कि जो लोग आते हैं, पैसा लेता है, पैसा लेने के बाद वो फिर दिखता नहीं है और आपका मॉरल गिर जाता है। तो मैं एक सांस्कृतिक रूप से, वैचारिक रूप से इस चीज़ों को मैं तोड़ रहा हूँ कि पैसा कुछ नहीं है। पैसा अगर आपको दे रहा है तो मैं चाहता हूँ रोग का निदान कर दूँ तो रोगी नहीं होगा। तो जनता इस चीज़ों में नौजवान युवाओं को मैं कन्वर्ट किया हूँ कि भाई आप लोग इस चीज़ों को पैसा, दारू, मुर्गा पर जो है आप अपना वोट ना करें। आपको स्वस्थ जनमत देना है, अच्छे लोग दें, अच्छे लोग जाएं जो आपकी समस्याओं को उठाएंगे। पैसे सबके लिए नहीं है, आप अपने क्या कहते हैं, जो आपकी जो मूल चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपका सम्मान और आपका जो सुरक्षा है, आपकी समृद्धि है, उसको ध्यान में रखते हुए आप व्यक्ति कैंडिडेट को चुन करके आप वोट करें। न जाति पर वोट करें और न पैसा पर वोट करें, आप आगे उठ करके वोट करें। चलिए, तो हमने आपसे बहुत सारे प्रश्न किए, फिर कभी हम आपसे बातचीत करेंगे। अभी अगर आपको भविष्य में अगर आप इलेक्शन में नॉमिनेट होते हैं और अभी तो आप क्षेत्र घूम ही रहे हैं, तो वापस हम फिर कभी आपसे बातचीत करेंगे और बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो हमसे पूछेंगे, जो जनता से संबंधित प्रश्न होंगे, ताकि जनता आपको समझ सके और आपको वोट दे सके। जो आप समझाना चाहते हैं वो आप जनता समझ सके मेरे माध्यम से। बाकी तो आप क्षेत्र में घूम ही रहे हैं। तो आज का इंटरव्यू हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्ते। धन्यवाद।